तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जियांग खान अब फ्लाइंग इमॉर्टल सेक्ट का हिस्सा बन चुका है, मगर उसे डर था कि कहीं उसके दुश्मन उसे ढूंढते हुए यहाँ न पहुँच जाए। और होता भी बिल्कुल वैसे ही, कुछ असासिन ने जियांग खान और उसके दोस्तों पर अटैक कर दिए। वो लोग यहाँ पर एक हेवनली रैंकिंग के फायर फिनिक्स का यूज करते हुए लांग और जियान को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, मगर जियांग खान ने अपने शैडो डीमन का यूज करते हुए उस फिनिक्स का काम तमाम कर दिया। साथ ही जियांग खान समझ गया था कि डेथ गॉड माउंटेन के असासिन ही उसे मारने की कोशिश कर रहे। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से थी जहाँ पर जियांग खान ने डेथ गॉड माउंटेन के असासिन का खात्मा कर दिया। अब इनकी फाइट की आवाज सुनकर बस थोड़ी देर में वहाँ पर बाइलियो और लॉन्ग यू भी पहुँच गए। सीनियर बाइलियो तो जियांग खान और उसके दोस्तों के लिए काफी ज्यादा फिक्रमंद था। उसे डर लग रहा था कि कहीं इन असासिन्स ने जियांग खान और उसके दोस्तों को बुरी तरह से घायल न किया हो। तभी लॉन्ग उसे बताने लगा कि इन असासिन्स ने एक फायर फिनिक्स का यूज करके हमें खत्म करने की कोशिश की थी। वो फायर फिनिक्स एक हेवनली रैंकिंग का बीस्ट होने की वजह से मैं और सीनियर जियानो से बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर पाए। अगर मेरा छोटा भाई जियांग खान यहाँ पर सही वक्त पर नहीं आता तो शायद हम दोनों भी मारे जाते। मुझे तो अब काफी ज्यादा डर लग रहा, पता नहीं हम पर सेकंड अटैक कब होगा। उतने में ही जियांग खान कह रहा था कि मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, जहाँ तक मैं जानता हूँ मेरी डेथ गॉड माउंटेन के साथ कोई दुश्मनी नहीं, फिर वो लोग अपने असासिन भिजवा कर मुझे मारने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। मैं तो उस माउंटेन के मास्टर को भी ठीक से नहीं जानता। तो बाइलियो तुरंत ही उसे बताने लगा कि डेथ गॉड माउंटेन अजूर पैलेस के अंडर काम करता है। अगर अजूर पैलेस ने तुम्हें खत्म करने का हुक्म दिया होगा तो डेथ गॉड माउंटेन जरूर से उसे फॉलो करेगा, और साथ ही हमारे सिक्के भी अजूर पैलेस के साथ बिल्कुल भी नहीं जमती। और ऐसे में तुमने हमारे यहाँ पर पनाह ली, इसलिए अजूर पैलेस तुम पर और भी ज्यादा भड़क गया। मेरे ख्याल से मुझे इस इंसिडेंट की खबर जल्दी से हमारे हॉल मास्टर को देनी पड़ेगी। हो सकता है कि इस मसले में वो तुम्हारी मदद कर पाए। और इसके लिए जियांग खान भी राजी हो गया, जिसके बाद हमें फ्लाइंग इमॉर्टल सेक्ट का मेन हॉल दिखाया जाता है। यहाँ पर बाइलियो ने मास्टर फेशियान को सारी कहानी बता दी थी कि कैसे डेथ गॉड माउंटेन ने जियांग खान और उसके दोस्तों को खत्म करने की कोशिश की, मगर फेशियान तो इस अटैक के चलते बिल्कुल भी हैरान नहीं थी। वो कहती कि जिस दिन जियांग खान उसके दोस्तों को लेकर यहाँ आया था उसी दिन मैं समझ गई थी कि जल्दी हमारे सेक्ट पर भी अटैक होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ वो लोग हमारा कुछ भी उखाड़ नहीं सकते। चलो मुझे पहला ये बताओ कि उस फायर फिनिक्स को खत्म किसने किया था। तो बाइलियो जवाब देते हुए बता रहा था कि जियांग खान ने सिंगल हैंडेडली उस फायर फिनिक्स का काम तमाम कर दिया। ये सुनकर तो मास्टर फेशियन काफी ज्यादा खुश हो गई। वो कह रही थी कि जियांग खान को देखकर ही पता चलता कि वो बंदा काफी ज्यादा यूनिक है। अगर उसके कल्टीवेशन को और निखारा जाए तो फिर उसके पावर्स की कोई सीमा नहीं होगी, और मैं अपनी तरफ से उसे स्ट्रॉन्ग बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। इतना कहते साथ ही उन्होंने एल्डर लू को हुक्म दिया कि जल्दी से जियांग खान के लिए एलिक्सर पिल भिजवा दो। उस फायर फिनिक्स को खत्म करने की वजह से वो काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हुआ होगा, मगर एल्डर लू तो इस बात से और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। वो बिल्कुल नहीं चाहता कि जियांग खान और उसके दोस्तों को इस सेक्ट में रखा जाए, इसलिए वो बाइलियो से कहने लगे कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं हॉल मास्टर फेशियन के साथ अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। जो सुनते साथ ही बाइलियो वहाँ से रवाना हो गया। अब उसके वहाँ से जाते साथ ही एल्डर लियो फेशियन से कहने लगे कि पिछली बार जियांग खान और उसके दोस्त समंदर में डूबकर मरने वाले थे, लेकिन तब आपने बाइलियो को वहाँ भेजकर उनकी जान बचाई। मैं ये भी जानता हूँ कि जियांग खान के पेरेंट्स का हम पर एहसान है, और उसकी जान बचाकर हमने ऑलरेडी उसे चुका दिया, तो फिर आपने उस बंदे को अभी तक यहाँ पर क्यों रखा है। आप जानती हो कि जियांग खान का यहाँ पर रहना हमारे सेक्ट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। जियांग खान के पास इस दुनिया का सबसे पावरफुल डिवाइन आर्टिफैक्ट है, अगर ये बात दुनिया में फैल गई तो हम पर न जाने कितने ही सारे सेक्ट हमला कर देंगे। अब तो हमारे पास ना ही पहले जैसे पावरफुल कल्टीवेटर्स है और ना ही मास्टर्स, तो सिर्फ आप और हमारे एंसेस्टर हमें बचा नहीं सकते। भला सिर्फ आप दो लोग क्योटिक स्टार सी का मुकाबला कैसे कर पाओगे। सिर्फ उस जियांग खान को बचाने की खातिर हम अपना अस्तित्व खतरे में नहीं डाल सकते। जिस पर फेशियन कहने लगी कि एल्डर लू, मैं आपकी बातों को अच्छे से समझ सकती हूँ। मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप हमारे पवेलियन की सेफ्टी को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो, लेकिन मैं इस मसले में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकती, क्योंकि जियांग खान को यहाँ रखना हमारे एंसेस्टर का हुक्म है और मैं बस उनके ऑर्डर्स को फॉलो कर रही हूँ। अगर सच बताओ तो मैं खुद ही काफी ज्यादा डिफिकल्ट पोजीशन में हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपकी सुनूं या फिर एंसेस्टर की। जिस पर एल्डर लोग कहते हैं कि आप यहाँ के हॉल मास्टर हो, तो मेरे ख्याल से हमारे पैलेस में आपका ही हुक्म चलना चाहिए। जिस पर फेशियन कह रही थी, हाँ बिल्कुल मैं यहाँ की
मास्टर हूँ, लेकिन हमारे एंसेस्टर मुझसे 1000 गुना ज्यादा पावरफुल है, तो बताओ मैं उनके खिलाफ कैसे जा सकती। अब ये सुनकर एल्डर लोकी भी बोलते ही बंद हो गई। जिसके बाद हमें पहाड़ी इलाके का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जियांग हान कल्टीवेशन में बिजी था। वो अपनी एनर्जी को अपनी ब्लेड के साथ मर्ज करते हुए एक नई टेक्निक को मास्टर करने की फिराक में था। सिर्फ कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने से कोई फायदा नहीं होने वाला, उसे अपने टेक्निक्स को भी काफी ज्यादा ब्रूटल बनाना पड़ेगा। और उतने में ही जियांग हान ने फ्लेम ड्रैगन स्काई ब्रेकर टेक्निक को मास्टर कर लिया। उसने जैसी अपनी मूव रिलीज की, वहाँ पर हम फायर का एक बहुत बड़ा टोर्नेडो फॉर्म होता हुआ देख पाते हैं। जिसके बाद जियांग हान भी उस चट्टान से छलांग लगाते हुए नीचे आ गया। वो काफी ज्यादा खुश था कि फाइनली उसने अपनी इस टेक्निक को मास्टर कर लिया। वहीं पर टियानियो भी उसकी इस प्रोग्रेस को देखकर इम्प्रेस हो गई। वो कहती, जियांग हान तुमने तो बड़े ही कम एफर्ट्स लगाकर इस टेक्निक को मास्टर कर लिया, तुम्हारी जगह कोई और होता तो उसे काफी ज्यादा वक्त लग जाता। और उतने में वहाँ पर हॉल मास्टर फेइशियान की एंट्री हो गई। वो जियांग हान की मेहनत को अप्रिशिएट करते हुए कह रही थी कि सभी डिसाइपल टाइम पास कर रहे हैं और तुम यहाँ पर कड़ी मेहनत कर रहे हो। तुम्हारी यही मेहनत तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। जो सुनते साथ ही जियांग हान उनकी तारीफों के लिए शुक्रिया अदा करने लगा। वहीं पर फेइशियान कहती, चलो बताओ तुमने अपनी इस नई टेक्निक को क्या नाम दिया, क्योंकि दिखने में तो काफी ज्यादा अमेजिंग थी। जिस पर जियांग हान बताने लगा कि मेरे पास 7 फोल्ड ब्लेड का मैनुअल है और ये फ्लेम ड्रैगन स्काई ब्रेकर उसी का सेकंड फॉर्म था। तो फेइशियान कहते, अरे वाह, ये टेक्निक तो इसके नाम की जैसी ही शानदार निकली। वैसे मुझे बाइलियो ने बताया कि तुमने अकेले ही फायर फिनिक्स का खात्मा कर दिया, जबकि वो एक हेवनली रैंकिंग वाला डिमोनिक बीस्ट था। जिस पर जियांग हान कहता है कि कल मेरी किस्मत अच्छी थी और शायद इसी वजह से मैं उसे मार पाया। जिस पर फेइशियान कहने लगी कि ताकत तो ताकत होती है, तुम इसे लक का नाम नहीं दे सकते। सच बताओ तो तुम्हें अपने मास्टर के सामने फॉर्मेलिटीज फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हें जज नहीं करने वाली, इनफैक्ट मैं जानती हूँ कि तुम कितने ज्यादा यूनिक हो। तभी जियांग हान उनसे कहने लगा कि बताए मास्टर, फिर आपका मेरे पास आना कैसे हुआ। तो फेइशियान कहती कि चलो तुम्हें मेरे साथ आना होगा। और इतना कहते साथ ही वो जियांग हान को लेकर एक अलग ही जगह पर पहुँच गयी, जो की इमॉर्टल पैलेस के एक सेक्लूडेड एरिया में मौजूद है। वेल यहाँ पर जियांग हान को समझ नहीं आ रहा था कि फेइशियान उसे यहाँ लेकर क्यों आई होगी। और उतने में फेइशियान उससे कहने लगी कि जियांग हान, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम मेरे डिसाइपल बनना चाहते हो, मगर आज जिस बंदे के साथ तुम्हारी मुलाकात होगी वो मुझसे 1000 गुना ज्यादा पावरफुल है। सो अगर तुम मेरी बजाय उन्हें फॉलो करोगे तो तुम्हारा काफी ज्यादा फायदा होगा। तुम बड़ी ही जल्दी कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर सकते हो, क्योंकि उनकी और मेरी एबिलिटीज में जमीन आसमान का फर्क है। तो जियांग हान भी फेइशियान का शुक्रिया अदा करते हुए तुरंत ही उस हॉल में पहुँच गया। यहाँ पर जियांग हान अपने नए मास्टर से मिलना चाहता था, मगर वो देखता है कि वहाँ पर तो कोई मौजूद ही नहीं। साथ ही साथ टियानियो को वहाँ पर एक पोर्ट्रेट नजर आ गई। तो वो हैरान होकर जियांग हान को बताने लगी कि इस पेंटिंग में जो औरत है वो मुझे तुम्हारी मदर जैसी नजर आ रही। और उतने में एक एल्डर वहाँ पर पहुँच गए। तो जियांग हान भी तुरंत ही उनके सामने ग्रीट करते हुए बताने लगा कि मुझे हॉल मास्टर फेइशियान ने यहाँ भेजा था। उन्होंने मुझे बताया कि आप मुझसे मिलना चाहते हो। जो सुनते साथ ही वो मास्टर तुरंत ही अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। साथ ही साथ वो जियांग हान से कहने लगे कि मेरा नाम है वुमिंग और मैं इस फ्लाइंग इमॉर्टल सेक्ट का पैट्रियार्क हूँ। जिसके बाद जियांग हान को चाय ऑफर करते हुए कहने लगे कि मैं तुम्हें अपना डिसाइपल बनाना चाहता हूँ। यहाँ पर जियांग हान काफी ज्यादा क्यूरियस था। वो जानना चाहता था कि आखिर पैट्रियार्क उसे ही अपना डिसाइपल क्यों बनाना चाहते। तो मास्टर वुमिंग से कहने लगा कि पैट्रियार्क, आप तो मुझे ठीक से जानते भी नहीं, तो फिर आपने मुझे डिसाइपल बनाने का फैसला क्यों लिया। तब यहाँ पर पैट्रियार्क वुमिंग उसे 300 साल पहले की कहानी बताने लगे। वो कह रहे थे कि 300 सालों पहले हमारे फ्लाइंग इमॉर्टल सेक्ट पर 3 ग्रेट सेक्ट ने हमला किया था। उन्होंने हमारे न जाने कितने ही सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स का खात्मा करके इस सेक्ट का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। इनफैक्ट तुम ये भी कह सकते हो कि हमारा सेक्ट तबाही की कगार पर था, मगर उसी वक्त तुम्हारे पेरेंट्स की यहाँ पर एंट्री हो गई। उन्होंने लगभग हजारों से भी ज्यादा सोल्जर्स का मुकाबला किया था। इनफैक्ट उनके पास ऐसी एबिलिटीज थी जिन्हें देखकर ही तीनों ग्रेट सेक्ट के लोग उनके सामने घुटनों पर आ गए और इसी तरह से हमारा फ्लाइंग इमॉर्टल हॉल बच गया। तुम्हारे पेरेंट्स ही हमारे मसीहा थे। उन्होंने लास्ट मोमेंट पर आकर हमारी मदद की, वरना ये सेक्ट तो कब का ही डिस्ट्रॉय हो जाता। साथ ही उस बैटल में मैं बुरी तरह से घायल हुआ था। उस वक्त तुम्हारे पेरेंट्स ने मेरी इंजरीज को हील करके मुझे दूसरी जिंदगी दी। तब उन्होंने मुझे बताया कि 300 सालों बाद उनका बेटा यहाँ पर जरूर से विजिट करेगा। उस बच्चे का नाम होगा जियांग हान और वो हमारी यहाँ पर पनाह लेगा। तो तुम्हारे पेरेंट्स चाहते थे कि उस वक्त मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँ। इतना ही नहीं, उन्होंने तो मुझसे वादा लिया कि मैं किसी भी हालत में तुम्हारी मदद करूंगा। अब ये सारी बातें सुनने के बाद जियांग हान काफी ज्यादा
ज्यादा हैरान था। वो कहता है कि उन्होंने 300 सालों पहले ये प्रेडिक्ट किया कि मैं पैदा भी होऊंगा और यहाँ पर जरूर आऊंगा। ऐसा एक्यूरेट प्रेडिक्शन तो कोई फॉर्चून टेलर भी नहीं कर सकता। तो इससे ये बात साबित होती है कि मेरे पेरेंट्स बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं थे। उनके पास जरूर से कोई खास एबिलिटी होगी। उनके ऐसे न जाने कितने ही सारे सीक्रेट्स होंगे जिनके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं। तभी मास्टर ओमिंग उससे कहने लगे कि जियांग हान, मैं तुम्हें अपना डिसाइपल बनाना चाहता हूँ। इस तरह से मैं तुम्हारे पेरेंट्स से किए हुए वादे को पूरा कर पाऊंगा, लेकिन ये मैं तब तक नहीं कर सकता जब तक तुम अपने पूरे दिल से मुझे अपना मास्टर एक्सेप्ट न करो। और उतने में जियांग हान को अज़ुर पैलेस की लेडी की बातें याद आने लगी। वो कह रही थी कि मैं एक मास्टर हूँ और तुम एक मामूली से कल्टीवेटर, इसलिए जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। मगर अब जियांग हान को एक अच्छा गाइडेंस मिलने वाला था, इसलिए वो तुरंत ही मास्टर ओमिंग को अपना मास्टर बना लेता है। वो जानता था कि एल्डर ओमिंग उसकी काफी ज्यादा मदद करेंगे। और तभी मास्टर ओमिंग उससे कहने लगे कि जियांग हान, मैं तुम्हारी ब्लेड को देखना चाहता हूँ। तो जियांग हान ने भी फटाफट से अपनी ब्लेड को उनके सामने पेश किया। उसे देखते साथ ही ओमिंग कह रहे थे कि इसका नाम है ब्रह्मा वर्ड प्यूरिफायर। 300 सालों पहले मैंने एक सेलेस्टियल मेटेराइट आयरन का यूज करके इसे फोर्ज किया था। अगर सच बताओ तो ये मेरी तरफ से तुम्हारे फादर के लिए एक तोहफा था और उस वक्त उन्हें भी ये ब्लेड काफी ज्यादा पसंद आई थी। मेरे ख्याल से इसी वजह से उन्होंने ये ब्लेड तुम्हें पास डाउन की। साथ ही मैं ये भी जानता हूँ कि इस ब्लेड में तुम्हारे फादर ने उनकी डिवाइन पावर को सील किया होगा। जिस पर जियांग हान कहता है कि जब उन्होंने ये ब्लेड मुझे गिफ्ट दी थी तब उन्होंने बताया कि ये बस एक ऑर्डिनरी ब्लेड है, इसके पास खुद की कोई स्पेशल एबिलिटीज नहीं। जो सुनते साथ ही मास्टर ओमिंग को हंसी आने लगी। वो कहने लगे कि शायद उन्होंने जानबूझकर तुम्हें इस ब्लेड की हकीकत नहीं बताई, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि तुम पूरी तरह से इस ब्लेड की डिवाइन पावर पर डिपेंड हो जाओ। और इतना कहते साथ ही एल्डर ओमिंग ने उस डिवाइन ब्लेड की पावर को रिलीज करना शुरू कर दिया। वो कहने लगे कि अगर तुम्हें इस ब्लेड के असली फॉर्म को देखना है तो सबसे पहले तुम्हें रीइंकार्नेशन रन पर पहुंचना होगा। एक बार तुम कल्टीवेशन के उस लेवल को अचीव करो तो ये ब्लेड अपने असली फॉर्म में तुम्हारे सामने आ जाएगी। जियांग हान तो उस ब्लेड से रिलीज होने वाली स्पिरिचुअल एनर्जी को देखकर ही हैरान हो गया। साथ ही साथ यहाँ पर मास्टर ओमिंग उस ब्लेड की सारी पावर जियांग हान के माइंड स्पेस में ऐड करने लगे। वो इस वेपन की एनर्जी को जियांग हान की बॉडी के साथ चैनल कर रहे थे। अरे अब ये प्रोसेस कंप्लीट होते ही वो जियांग हान से कहने लगे कि तुम्हारे मास्टर ने तुम्हारे लिए एक स्पेशल तोहफा प्रिपेयर किया है। मेरे ख्याल से मेरा ये गिफ्ट तुम्हें काफी ज्यादा पसंद आएगा। और इतना कहते साथ ही जियांग हान एक अलग से इल्यूजन में पहुंच गया। मेरे ख्याल से एल्डर ओमिंग की माइंड स्पेस थी। वेल जियांग हान तो इस नई जगह को देखकर थोड़ा सा पैनिक हो गया और उतने में मास्टर ओमिंग उसके सामने अपीयर हो जाते हैं। यहाँ पर उन्होंने जियांग हान के सामने अपनी कल्टीवेशन रैल्म को भी रिवील कर दिया। अब यहाँ पर वो जियांग हान को कल्टीवेशन के बारे में बताने लगे, जैसे कि जब कोई कल्टीवेटर वॉइड ब्रेकिंग रैल्म पर पहुंच जाए तब वो पहले लेवल का स्पिरिट विल फॉर्म कर पाएगा और अगर वो 5वीं पर पहुंच जाए तो उसके पास 2 व्हील्स होंगे। ग्रेट परफेक्शन स्टेज पर पहुंचने के बाद वो 3 स्पिरिट व्हील्स को फॉर्म कर पाएगा और एक बार वो अर्थ इमॉर्टल रेल्म पर चला जाए तब वो टोटल 9 स्पिरिट व्हील्स को फॉर्म कर पाएगा। जो सुनते साथ ही जियांग हान को अज़ुर पैलेस की लेडी की याद आ गई। वो कहता है कि अज़ुर पैलेस की लेडी के पास भी 9 स्पिरिट व्हील्स थे, यानी कि वो अर्थ इमॉर्टल रेल्म की 6ठी लेवल की कल्टीवेटर है। जिस पर मास्टर ओमिंग कह रहे थे कि हाँ, पूरे सी ऑफ क्योटिक स्टार में वो अकेली ऐसी बंदी है जो उस लेवल तक पहुँच पाई। उसका असली नाम किंगी ना होकर वेनरेन है और किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई उसके सामने खड़ा भी हो पाए। खैर अब मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ, इसका यूज करके तुम इंस्टेंटली ब्रेक थ्रू कर सकते हो। अब ये सुनकर जियांग हान काफी ज्यादा शॉक हो गया, क्योंकि इंस्टेंटली ब्रेक थ्रू करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। यहाँ पर मास्टर ओमिंग उसे बताने लगे कि मैं तुम्हें मेरी बॉडी में मौजूद स्पिरिचुअल पावर को एब्सॉर्ब करने का मौका दूंगा। मेरे पास स्पिरिचुअल पावर का भंडार है, लेकिन उसमें से तुम कितनी ले पाते हो वो तुम्हारी एबिलिटीज पर डिपेंड करेगा। ये सब सुनकर जियांग हान दिल ही दिल में सोचने लगा कि ये तो मेरे लिए एक गोल्डन चांस है। मास्टर ओमिंग के पास तो 500 सालों से भी ज्यादा कल्टीवेशन का तजुर्बा है, लेकिन अगर गलती से मैंने उनकी सारी पावर्स को एब्सॉर्ब कर लिया तो उनकी जान खतरे में पड़ जाएगी और मैं खुद के फायदे के लिए दूसरों का नुकसान नहीं कर सकता। इसलिए वो मास्टर ओमिंग से कहने लगा कि अगर मैंने गलती से आपकी सारी पावर को एब्सॉर्ब कर लिया तो फिर आपकी जान को खतरा हो जाएगा। जो सुनते साथ ही मास्टर ओमिंग जोर जोर से हंसने लगे। वो कहते लड़के, तुम्हारी बॉडी इतनी फ्रेजाइल है कि मेरी पावर्स को कंटेन ही नहीं कर सकती। आफ्टर ऑल मेरे पास 500 सालों की कल्टीवेशन है। और अब उन्होंने जियांग हान में अपनी पावर्स को ऐड करना शुरू कर दिया। उनके ऐसा करते साथ ही जियांग हान की कल्टीवेशन रेल्म काफी तेजी के साथ अप होने लगी। पहला तो माउंटेन सी रेल्म की 3री लेवल पर था
मगर बस कुछ ही पलों में उसकी रन सीधे छठे लेवल पर पहुंच गई। लेकिन बस कुछ ही सेकंड्स में उसे तकलीफ होना शुरू हो गई, यानी कि मास्टर वुमिंग की बस इतनी ही पावर जियांग खान की बॉडी होल्ड कर सकती है। यहाँ पर मास्टर वुमिंग भी उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए। वो कहते जियांग खान तुम तीसरे लेवल से सीधा 90वें लेवल पर पहुंच चुके हो। इतना ही नहीं, यहाँ पर मास्टर वुमिंग ने उसे एक क्यास पिल गिफ्ट दे दी जो कि जियांग खान की पावर को स्टेबल रखेगी। और अब जियांग खान अपने कमरे में वापस आ गया। टियान्यू देखती है कि वो तो बस लगातार पानी पिए जा रहा, तो कहती है कि उस बुढ़े ने तुम्हें जो पिल खिलाई थी उसी की बात से तुम्हें इतनी ज्यादा प्यास लग रही, पता नहीं उस पिल में ऐसा क्या होगा। और उतने में जियान वहाँ पर पहुँच जाती है। वो जियांग खान को बता रही थी कि डेथ गॉड माउंटेन दोबारा से अटैक करने पहुँच चुका। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।